हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेम्स एकेडमी। आज हम आप लोगों के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जो कि मुख्य रूप से सीटेट, यूपीटेट या फिर अन्य टीचिंग एग्जाम्स में कहीं न कहीं जरूर पूछा जाता है। साथ ही साथ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे के सारे मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल जाया करे। और इसी सीरीज का आज 15वां टॉपिक है, जिसमें हम संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन जीन पियाजे साहब ने किया था, जो कि स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे और एक मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे साहब एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने बच्चे और आस पड़ोस के बच्चों के ऊपर संज्ञान, ज्ञानात्मक और मानसिक विकास का अध्ययन किया था। मतलब इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये इन्होंने अपने बच्चे और आस पड़ोस के बच्चों के ऊपर किया था। इसे ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। पियाजे का मानना था कि जैसे जैसे बच्चों की में जैविक परिपक्वता, मतलब कि बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, मतलब कि जिस तरह से धीरे धीरे करके बच्चों में बायोलॉजिकल मैच्योरेशन मतलब कि जैविक परिपक्वता आती जाती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अवधारणा बनाना शुरू कर देते हैं। मतलब अपने दिमाग में उन चीज़ों के बारे में सोचना या उन चीज़ों के बारे में एक अपने हिसाब से एक फिगर बनाना शुरू कर देते हैं और उनके बारे में एक धारणा बना लेते हैं। जैसे कि धीरे धीरे बच्चे की अगर आयु बढ़ती जाती है और धीरे धीरे वो मैच्योर होता जाता है, तो हर एक चीज़ के बारे में एक अपने हिसाब से अवधारणा बना लेता है अपने समझने के लिए। जैसे उसको अगर मोबाइल दिखाया जाता है तो वो मोबाइल के बारे में एक अवधारणा बना लेता है कि इस मोबाइल से हम गेम खेल सकते हैं और बात कर सकते हैं या फिर अन्य चीज़ें इससे हम यूज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसी तरह से वो जितनी भी चीज़ों को यूज करता जाता है, उनके बारे में अपनी मैच्योरिटी के हिसाब से एक अवधारणा या फिर कॉन्सेप्ट बनाता चला जाता है। और कुछ एक डेफिनेशन इन्होंने दिया था, जिसमें इन्होंने कहा था बच्चे जो होते हैं वो एक सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं और एक नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। इन्होंने क्या बताया बच्चों को, बच्चे एक नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है सीटेट में कि बच्चे होते हैं, तो दो ऑप्शन होते हैं, कभी कभी होता है नन्हे वैज्ञानिक, कभी होता है सक्रिय ज्ञान के निर्माता। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बच्चे होते हैं तो सक्रिय ज्ञान के निर्माता या फिर नन्हे वैज्ञानिक। फिर नेक्स्ट है, इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इन्होंने सबसे पहला जिनका कॉन्सेप्ट था वो था अनुकूलन, यानी कि एडॉप्टेशन। जब बच्चा छोटा होता है तो कुछ चीज़ों के बारे में अपने आप को अडॉप्ट करता है, जैसे कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। जैसे कि बच्चा अगर पैदा हुआ, फिर उसका धीरे धीरे जैसे ग्रोथ होता जाता है, उस तरह से वो अपने वातावरण के बारे में जानना शुरू करता है और धीरे धीरे उसी के अनुकूल अपने आप को बनाता चला जाता है। और इसकी दो प्रक्रिया होती है, एक होती है आत्मसात्करण मतलब एसिमिलेशन। पहली जो होती है प्रक्रिया उसको कहते हैं एसिमिलेशन। इसमें पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसात्करण कहलाता है। मतलब जो बच्चे को पहले से ज्ञान है, उन चीज़ों को, जैसे बच्चा धीरे धीरे सीखना स्टार्ट किया, एक एग्जांपल के साथ इसको समझिए, धीरे धीरे सीखना स्टार्ट किया और उन चीज़ों को जानना शुरू किया। तो अगर एक एग्जांपल को हम लेते हैं कि पहले बच्चे ने गाय को देखा, तो जब गाय को उसने देखा तो गाय व्हाइट कलर की थी। तो उसने देखा कि उसके 4 टांगे होती, पूंछ होती है और सींग होती है, यही गाय होती है, व्हाइट कलर की होती है। लेकिन कुछ दिन बाद उसने क्या देखा, एक गाय थी वो ब्लैक कलर की थी। तो उसको जब ये जानकारी हुई कि ब्लैक कलर की भी गाय होती, तब उसको पता चला कि जो व्हाइट कलर की होगी वो भी गाय होगी और जो ब्लैक कलर की होगी वो भी गाय होगी। बस उसको इतना ही पता है कि जो भी गाय होगी उसके अंदर क्या होगा, पूंछ होगी उसके पास और सींग होगी और 4 टांगे होंगी, या फिर वो ब्लैक होगी या व्हाइट होगी, इससे उसको नहीं मतलब। ये सारी चीजें वो जान गया कि अगर दोनों कलर की होगी तब भी गाय ही होगी। लेकिन कुछ दिन बाद क्या होगा, जब समायोजन की बात आएगी, एकोमोडेशन, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। तो इसको एग्जाम्पल के साथ जानते हैं कि उसको पूर्व में क्या ज्ञान था कि जो गाय होती है वो ब्लैक कलर की भी होती है और व्हाइट कलर की भी होती है, उसके सींगे होती है, उसके 4 टांगे होती है और पूंछ होती है, तो वो गाय होती है। लेकिन अब कुछ दिन बाद उसने क्या देखा कि 4 टांगे भी हैं, ठीक है, और इसके पूंछ भी है और सींग भी है। फिर इसको क्या पता चला कि ये जो 4 टांगों वाली और जो ये पूंछ और सींग वाली है, ये ब्लैक कलर की है, लेकिन ये गाय नहीं है, भैंस है। तो उसको पूर्व में ज्ञान था कि जो 4 टांगे होंगी और ब्लैक कलर की होगी वो गाय होगी। लेकिन अब उसको पता चला कि 4 टांगे होंगी और
ब्लैक कलर की होगी वो भैंस भी हो सकती है। तो उसको पूर्व में ज्ञान था सिर्फ ये गाय होगी, लेकिन अब वातावरण के साथ उसने तालमेल बिठा लिया और उसको ये पता चल गया कि अब ये जो चार टांगे होंगी वो भैंस भी हो सकती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, समायोजन यानी कि एकोमोडेशन। फिर साम्य धारण या संतुलन, इसको क्या कहते हैं, इक्विलिब्रेशन। इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की क्रियाओं के साथ संतुलन स्थापित करता है। जैसे कि उसने आत्मसातकरण को सीख लिया और क्या समायोजन को सीख लिया, तो इन चीजों के बारे में क्या करता है, संतुलन स्थापित करता है। जैसे कि उसको पहले से क्या पता था कि व्हाइट कलर की या ब्लैक कलर की जिसके सींगे होंगी और पूंछ होगी वो गाय होगी, लेकिन कुछ दिन बाद उसको ये पता चला कि जिसके सींग होंगी और पूंछ होगी, चार टांगे होंगी, वो भैंस भी हो सकती है। तो इस चीज का उसने संतुलन स्थापित करने के लिए जो प्रक्रिया का यूज किया, जिसके थ्रू वो इन चीजों के बीच में संतुलन स्थापित करता है, उसी को क्या कहते हैं हम, इक्विलिब्रेशन। ठीक है, या फिर साम्य धारण या संतुलन। फिर नेक्स्ट क्या है, स्कीम्स या फिर स्कीमा। तो पहला क्या है, स्कीम्स। किसी काम को करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि जब बच्चा भूखा होता है तो वो रोने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि रोने से उसे भोजन मिल जाएगा या दूध मिल जाएगा। तो ये एक तरीका, जैसे उसको खाना प्राप्त करना या दूध प्राप्त करना, तो उसने कौन सा तरीका अपनाया, रोने का। तो इसी तरह और कई सारे कार्यों को करने के लिए वो कई सारे तरीके अपनाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्कीम्स। फिर क्या होता है, स्कीमा। शरीर द्वारा की जाने वाली क्रियाएं जो दिमाग से जुड़ी हों उनको क्या कहते हैं हम, स्कीमा। जैसे बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है वो खिलौने को पकड़ता है, तो उसके दिमाग में जब ये बात आती है कि ये खिलौना है, तो उस खिलौने को तब पकड़ता है, उसके दिमाग में आता है कि ये खिलौना है, इसको हमें पकड़ना चाहिए। ये जब छोटा बच्चा होगा तो वो उस चीज को तभी पकड़ेगा जब उसके दिमाग में एक आएगा, एक तरह से सेंस आएगा कि ये खिलौना है, इसको हम खेलते हैं। तो ये चीज दिमाग से उसके कनेक्टेड है कि खिलौने को हम खेलते हैं, इसलिए उसको वो छूता है। फिर अगली स्टेज उन्होंने बताया था विकेंद्रीकरण, और छठवीं नंबर है मानसिक क्रिया। फिर जीन पियाजे साहब ने बताया था संज्ञानात्मक विकास की कुछ अवस्थाएं। तो जीन पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी? पहली अवस्था है इसमें से संवेदी पेशी अवस्था, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। ये 2 वर्ष से 0 मतलब कि जन्म से और 2 वर्ष के बीच का जो अंतराल होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज। ये 0 से मतलब जन्म के काल से और 2 वर्ष के बीच का जो समय होता है, इसमें ये संवेदी पेशी अवस्था इसी को कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों मतलब कि नाक, कान, आंख, जीभ और उंगलियों के माध्यम से सीखता है। जो चीजों को ये सीखता है इस अवस्था में बच्चा, तो वो अपनी ज्ञानेंद्रियों के हिसाब से या ज्ञानेंद्रियों की मदद से सीखता है, और अन्य उसका सोचने की प्रक्रिया उसके अंदर नहीं होती है, और कुछ चीजों का उसको ज्ञान भी नहीं होता है। वो नाक से चीजों को सूंघ के पता कर लेता है, मतलब बस केवल जानने का प्रयास करता है या उनको ये पता चलता है, और कान से वो हल्का सा सुन पाता है, और आंखों से देखने का प्रयास करता है बस। लेकिन उन चीजों को, जो चीजें वो देखता है वो समझ नहीं पाता है उनको, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वो देखता है। नाक से अगर उसको कोई स्मेल आई तो वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है, पहचान नहीं पाता कि ये किस चीज की स्मेल है। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखने का प्रयास करता है, ना कि सीख पाता है। फिर क्या है, इस अवस्था में वस्तु स्थायित्व मतलब कि ऑब्जेक्ट परमानेंस, इसके अंदर जो बच्चे के अंदर एक गुण आ जाता है कि ऑब्जेक्ट का परमानेंस मतलब कि वस्तुओं की छाप बनाना सीख लेता है, मतलब कि चीजों का चित्र बनाना अपने दिमाग में सीख लेता है, या चीजों को याद करना सीख लेता है। तो इसमें क्या होता है, बच्चा छिपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढ लेता है। जैसे कि उसको अगर मोबाइल दिखाया जाता है तो उसके दिमाग में ये फिगर बन जाता है कि ये मोबाइल है या एक गजेट्स है, ठीक है, तो उसका वो दिमाग बना लेता है। अगर उसको मोबाइल दिया गया और उससे वो खेल रहा है, फिर उसको अगर छीन के हम कई सारी वस्तुओं के बीच में मोबाइल को अगर हम छिपा देते हैं तो वो उसको ढूंढ लेता है। मतलब कि अगर उसको हम उन वस्तुओं के बीच में मोबाइल छिपा दिए और वो अगर देख गया तो उन वस्तुओं को नहीं छुएगा, बजाय मोबाइल, मतलब सिर्फ और सिर्फ वो मोबाइल छुएगा, और किसी चीज को भी उन वस्तुओं में से हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि वो इन चीजों को समझ चुका है कि मोबाइल किस प्रकार का होता है। फिर नेक्स्ट स्टेज इन्होंने बताया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मतलब कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस क्रिया से पहले, इस या क्रिया करने से पहले की अवस्था, मतलब कि इस अवस्था में बच्चा क्रिया नहीं कर पाता है। जो क्रिया करने से पहले की अवस्था जो होती है, मतलब कि बच्चा कार्य करना स्टार्ट करता है, उससे पहले की अवस्था जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज। मतलब कि प्री ऑपरेशन मतलब नाम से ही पता चलता है कि कार्य करने से पहले की स्टेज, और ये
क्या होती है, 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच का जो अंतराल होता है बच्चे की आयु का, उसी को 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच का जो पीरियड होता है बच्चे की, उसी को हम क्या कहते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज, या क्रिया करने से पहले की अवस्था होती है। मतलब कि बच्चा जब क्रिया करना शुरू करता है उसके पहले की अवस्था जो होती है उसी को हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीजों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। ठीक है, जो भी अगर उसके सामने सामान आती है तो बस उसको खेलेगा। जैसे मोबाइल उसके पास आया तो वो उसको ऐसे बस खेलेगा, लेकिन उसको यूज नहीं कर पाएगा, कोई क्रिया उसके साथ नहीं कर पाएगा, ना उससे फोन हो कर पाएगा, ना उसमें वो गेम खेल पाएगा, कोई भी क्रिया विधि उसके साथ वो नहीं कर पाएगा। इसमें सबसे पहली स्टेज उन्होंने क्या बताया, जीववाद, एनिमिज्म। जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, इसमें एक स्टेज होती है जीववाद, एनिमिज्म। इसमें बच्चा सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर नहीं कर पाता है। क्या अंतर नहीं कर पाता? जैसे बच्चा, अगर आप देख रहे होंगे कि अगर खेल रहा है और वो गिर जाता है या किसी वस्तु से उसको चोट लग जाती है, तो क्या कहते हैं लोग कि आपको, जैसे मेज से अगर उसको चोट लगी तो क्या कहते हैं लोग, मेज ने आपको मारा। तो मतलब वो समझता है कि मेज ने उसको मारा। ठीक है, तो हम लोग जैसे जाते हैं तो बच्चे को चुप करवाना होता है तो क्या करते हैं, मेज को मार देते हैं। तो वो बच्चा जो होता है, बच्चे को ये पता है कि जो मेज है ये भी एक जीवित वस्तु है, इसने हमको मारा है या चोट पहुंचाई है। तो वो धीरे धीरे क्या करता है कि धीरे धीरे शांत होने लगता है, मतलब रोना बंद कर देता है, और जिससे उसको ये पता चलता है कि जो मेज ने हमको अगर चोट पहुंचाई थी तो इसको भी चोट पहुंचाएगी, और वो खुद भी उसको मारने का प्रयास करता है। फिर नेक्स्ट स्टेज है अहं केंद्रीकरण, मतलब इगोसेंट्रिज्म। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह जो कर रहा है वो, या सोच रहा है वह सब ठीक कर रहा है। मतलब कि अगर बच्चा है छोटा तो वो अगर सोच रहा है कि जो भी चीजें वो सोच रहा है तो उसके अंदर ये दिमाग में आने लगे कि उसने जो कुछ सोचा है वो सही सोचा है। जैसे एक एग्जांपल के साथ लेते हैं कि अगर बच्चा आपसे चॉकलेट मांगता है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, सिर्फ चॉकलेट खाएगा। उसकी जगह पे अगर आप उसको टॉफी देंगे तो वो नहीं खाएगा। वो क्या सोचता है कि मैंने चॉकलेट के बारे में सोचा है तो ये ही सबसे अच्छी होगी, इसके अलावा और कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ईगोसेंट्रिज्म या फिर अहं केंद्रित। ठीक है, फिर क्या है, थर्ड नंबर अपलटावी, इरेसिबिलिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीख पाता। क्या करता है, चीजें अगर देखेगा या फिर उनको समझेगा तो फिर उसको जस्ट उल्टा करके चीजों को समझ नहीं पाता, या उलट पलट कर उनके बारे में समझ नहीं पाता है। जैसे कि बच्चे को अगर हम जोड़ना सिखाते हैं, 3 + 2 5 होता है, ये चीज हमने उसको अगर सिखा दी, फिर थोड़ी देर बाद अगर उसको हम एक प्रॉब्लम देते हैं, 2 + 3 को आप जोड़िए, तो वो क्या करेगा, उस चीज को जोड़ नहीं पाएगा। इस स्थिति में ऐसा होता है कि वो जस्ट उल्टा की हुई चीजों को समझ नहीं पाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इरेसिबिलिटी या फिर अपलटावी। और इसी स्टेज में बच्चा क्या होता है, मुद्रा संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई आदि की समझ की कमी इसी अवस्था में पाई जाती है। मतलब मुद्रा संप्रत्यय, अगर एक एग्जांपल के साथ लीजिए कि अगर बच्चे को 2000 की नोट दे दी जाए और खूब सारे सिक्के दे दिए जाए, तो वो क्या करेगा, सिक्कों को लेगा, ना कि नोट को नहीं लेगा, सिक्कों को लेगा, क्योंकि उसको ये पता है कि ये ज्यादा है। उसको ये भार के हिसाब से चीजें ज्यादा समझ में आती हैं, ना कि नोट उसको ये नहीं पता लगेगा कि ये 2000 की नोट है या 4000 की या 500 की नोट है। वो उस चीज को नहीं लेगा, वो सिक्कों को लेगा, क्योंकि उसको सिक्के ज्यादा दिखाई देंगे। फिर क्या है, केंद्रीकरण, सेंट्रेशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है, सारी विशेषताएं छोड़ देगा, सिर्फ और सिर्फ एक विशेषता पर ध्यान देगा। जैसे कि बच्चे को मोबाइल दिया जाए और वो मोबाइल से सिर्फ और सिर्फ गेम खेले, ना कि उससे कॉल करे या सोशल मीडिया यूज करे या अन्य कोई ऐप यूज करे। अगर बच्चा ऐसा होगा, इस स्थिति में ऐसा होगा कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ एक चीज उसके बारे में जान पाएगा। अगर उसको गेम खेलना सिखा दिया गया तो वो गेम के बारे में ही जानेगा। अगर उसको किताब के बारे में दिखाया गया और उसको बताया गया तो कि फिगर अगर देखना उसको सिखाया गया तो वो सिर्फ और सिर्फ किताबों के चित्र देखेगा और उन्हीं से समझने का प्रयास करेगा, ना कि वो उसको पढ़ने का प्रयास करेगा। तो इसमें क्या होता है, सेंट्रेशन, केंद्रीकरण, एक ही बिंदु पर वो केंद्रित हो जाता है, सारी विशेषताओं को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ एक विशेषता के बारे में सोचता है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और इसकी जो थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज है, इसकी 4 स्टेज है ना, तो इसकी जो थर्ड और फोर्थ स्टेज है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन करिए, जिससे कि आप लोगों को वीडियो का
जितना भी लेक्चर वीडियो का लेक्चर है इसका PDF नोट्स आप लोगों को आसानी से मिल सके। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।